इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के थर्ड बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिनकी आपके एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर ये सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बिल्कुल एंड तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था। दोस्तों अंग्रेजों ने क्या करा था, राजाओं और तालुकदारों के साथ ये इस्तमरारी बंदोबस्त किया था। अब इस इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने क्या करा कि राजस्व की राशि जो थी उसको निश्चित कर दिया, यानी कि फिक्स कर दिया कि इतना अमाउंट जो है क्या करना है, जमींदारों को क्या करना है, हमारे को चुकाना है। अब दोस्तों होता क्या था कि जो जमींदार ये अमाउंट को नहीं चुका पाता था, यानी इस राशि को नहीं चुका पाता था, तो उसकी संपदा यानी उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता था। तो ये था दोस्तों इस्तमरारी बंदोबस्त। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि दामिने को में संथालों के जीवन में आए किन्हीं दो परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों 1832 में अंग्रेजों ने पहाड़ी प्रदेशों में जमीनों को सीमित करके संथालों के नाम कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब से संथाल लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, स्थायी कृषि किया करेंगे, और उन्होंने उसी जमीन को नाम दिया था दामिने को। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने बाद में उस जमीन को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट किया, हथियाना स्टार्ट किया। फिर बाद में संथालों ने उसके लिए संघर्ष वगैरह किया, आंदोलन वगैरह किए। तो इस तरीके से दोस्तों इस जमीन की वजह से, दामिने को की वजह से संथालों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि संथाल राजमहल पहाड़ियों में कैसे पहुंचे तथा उन्होंने पहाड़ियों को वहां से कैसे विस्थापित किया। तो दोस्तों संथाल लोग जो थे वो राजमहल की पहाड़ियों के अंदर 1800 के आसपास जो है आने लग गए थे, और संथालों ने वहाँ पे आने के साथ ही क्या करा, जितने भी पहाड़ी लोग थे उनको नीचे के ढालों पर भगा दिया था, और उन्होंने ऊपर रहकर क्या करा, वहाँ पे स्थायी कृषि करना स्टार्ट कर दिया, जंगलों वगैरह का सफाया करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अंग्रेज लोग जो है चाहते थे कि पहाड़ी लोग जो है जितने भी वो उपद्रवी व्यवहार को छोड़ दें और वहाँ पर वो स्थायी कृषि करें, पेड़ों का सफाया करें। लेकिन दोस्तों पहाड़ी लोग जो थे वो ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने पेड़ों को काटने से साफ इनकार कर दिया था और उनका व्यवहार भी थोड़ा उपद्रवी सा रहता था। इस वजह से दोस्तों अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमारे को संथालों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों ने क्या करा, संथालों के लिए एक ज़मीन को जो है आरक्षित कर दिया। उन्होंने बोला कि राजमहल की तलहटी के अंदर जो ज़मीन है आज से उसको दामिने को कहा जाएगा और वहाँ पे संथाल लोग जो है स्थायी कृषि किया करेंगे। इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे संथालों ने क्या करा, पहाड़िया लोग जितने भी थे उनको भगा दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल के जमींदार राजस्व राशि का भुगतान क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों इसके 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि प्रारंभिक मांगे जो है बहुत ऊंची रखी गई थी। अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में ही अपनी डिमांड जो है ज़्यादा रख दी थी, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर फ्यूचर में जाके जमींदार ज़्यादा पैसा कमाने लग गए तब तो हमारा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्या करा, अपनी डिमांड को ज़्यादा रखा। दूसरा कारण इसका ये था कि उस टाइम पे कृषि की उपज जो है बहुत कम थी, यानी कि जमींदार जो है अपना पैसा ढंग से कमा नहीं पा रहे थे और इसीलिए वो अपनी देय राशियों का भुगतान भी नहीं कर पा रहे थे। तीसरा कारण इसका दोस्तों ये था कि राजस्व जो है उस टाइम पे असमान था। चाहे फसल अच्छी हो चाहे खराब हो, जमींदारों को एक ठीक समय पर जो है अपना भुगतान करना जरूरी था। और उस टाइम पर दोस्तों सूर्यास्त विधि को भी अपनाया जाता था। सूर्यास्त विधि का मतलब ये था कि सूर्य के अस्त होने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना भुगतान जो है करना पड़ेगा। दोस्तों इसका चौथा और मेन कारण ये था कि उस टाइम पे जमींदारों की शक्ति जो थी उसको कम कर दिया गया था। जमींदारों की शक्ति बस यहीं तक थी कि वो रैयतों से क्या करेंगे, अपना राजस्व इकट्ठा करेंगे और अपने जमींदारी का प्रबंधन करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इन सभी 4 कारणों की वजह से जमींदार लोग जो थे वो अपनी देय राशियों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा 5th क्वेश्चन है कि जोतदार कौन थे और जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली किस प्रकार थी। तो हमारे को यहाँ पे जोतदारों के बारे में बताना है और ये बताना है कि वो जमींदारों से ज़्यादा शक्तिशाली कैसे थे। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी के अंत में धनी किसानों के कुछ समूह गाँव में अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहे थे और इन्हीं धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। तो ये तो आपको पता लग गया कि भाई जोतदार होते कौन थे। दोस्तों
दोस्तों इन जोतदारों के पास जो है जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते थे और ये स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी अपना नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार दोस्तों वह उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे, यानी कि उनका कंट्रोल होता था सीधा जो गरीब काश्तकार लोग थे उनके ऊपर। दोस्तों इनकी शक्ति जो है जमींदारों से ज़्यादा इसलिए भी हुआ करती थी क्योंकि जोतदार लोग जो थे वो सीधा गाँव के अंदर रहा करते थे, जबकि जमींदार लोग जो थे वो शहरों में रहते थे। तो इसीलिए ये गाँव में रहते थे तो इनका सीधा कंट्रोल हुआ करता था गाँव वालों के ऊपर, तो ये अपना डायरेक्ट जो है उसी के ऊपर नियंत्रण रखते थे। उसके अलावा दोस्तों ये क्या करते थे कि गाँवों की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का विरोध करते थे, यानी कि जब भी कोई जमींदार बोलता था कि भाई हमारे को इस गाँव को क्या करना है, लगान को बढ़ाना है, तो ये जोतदार क्या करते थे, किसानों के साथ मिलके उस जमींदार का विरोध किया करते थे। और इस तरीके से इन जोतदारों ने क्या करा था, किसानों के बहुत बड़े समूह को अपनी साइड कर लिया था। और दोस्तों जब राजस्व का भुगतान जमींदार समय पर नहीं करते थे तो उनकी जमींदारी को नीलाम किया जाता था। ये तो आपको पता ही है, जो अक्सर जोतदार ही उन जमीन को जो है खरीद लिया करते थे, यानी कि जब भी किसी जमींदार की नीलामी होती थी तो उस टाइम पे उनकी सारी संपदा, जमींदार की सारी संपदा को ये जोतदार लोग क्या करते थे, खरीद लिया करते थे। इस तरीके से दोस्तों ये जोतदार जो थे वो जमींदारों से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि बुकानन के विवरण को पढ़ते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी कि हमारे को ये बताना है कि जब भी हम बुकानन का विवरण पढ़ते हैं तो उस टाइम पर हमारे को क्या क्या बातें अपने दिमाग के अंदर याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे को ये बात सबसे पहले याद रखनी चाहिए कि जो बुकानन था वो ब्रिटिश कंपनी का एक कर्मचारी था, यानी कि वो ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा काम किया करता था। वो किसी भी जंगल के अंदर जब जाता था तो वो ब्रिटिशर्स को बताता था कि भाई वहाँ पर क्या है, बहुत सारे संसाधन हैं, ताकि ब्रिटिशर्स लोग क्या करें, उन संसाधनों को अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करें। यानी कि वो हमेशा जो है ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करता था। उसके अलावा दोस्तों उसकी यात्राएं केवल अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी, मतलब कि वो हमेशा ऐसी जगह पर नहीं जाता था जो अज्ञात हो, अज्ञात मतलब जो उसको पता ना हो, यानी कि वो हमेशा ऐसी जगह पर जाता था जिसके बारे में उसको जानकारी पहले से ही प्राप्त हो, उसको पहले से ही पता हो कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मेरे को मिलने वाली है और मेरे को यहाँ पर जाने से क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा ये है कि वह नक्शा नवीसों सर्वेक्षकों के साथ जो है यात्रा करता था और उसकी यात्राओं का खर्च जो है कंपनी उठाती थी और साथ ही साथ वह कंपनी के लिए जो है सूचना इकट्ठा करता था। यानी कि सिंपल सी वही बात है कि बुकानन जो है हमेशा ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करता था। हमारे को यही बात जो है याद रखनी है। 7वां क्वेश्चन है अगले चैप्टर विद्रोही और राज से। क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के कोई 2 सामाजिक कारण बताए। तो दोस्तों सबसे पहला इसका सामाजिक कारण ये था कि उस टाइम पे जो रूढ़िवादी भारतीय लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज लोग हमारी परंपराओं के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे कि अंग्रेज लोग सती प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, उसके अलावा वो वैधता देना चाहते हैं विधवा विवाह को। तो इसलिए उस टाइम पे रूढ़िवादी भारतीय लोगों ने क्या करा, 1857 के अंदर एक विद्रोह को स्टार्ट किया। ये पहला कारण था। दूसरा कारण दोस्तों ये था कि उस टाइम पे भारतीयों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारत का पश्चिमीकरण कर रहे हैं, यानी कि वो हमारी संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति हमारे ऊपर लाद रहे हैं। तो इन 2 कारणों की वजह से, इन 2 सामाजिक कारणों की वजह से 1857 के अंदर जो है विद्रोह स्टार्ट किया गया था। 8th क्वेश्चन है हमारा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसको स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर भारतीय जनता और सैनिकों ने दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। और दूसरा दोस्तों ये था कि इस टाइम पर सभी जातियों ने मिलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था और इसीलिए दोस्तों इसको नाम दिया गया था स्वतंत्रता संग्राम का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन से संकेत थे जिनके द्वारा सैन्य विद्रोह शुरू करने की कार्रवाई की गई, यानी कि वो कौन कौन से सिंबल थे जिनके द्वारा सैन्य विद्रोह को स्टार्ट किया जाता था। तो दोस्तों सबसे पहला ये है कि शाम के टाइम पर, उस टाइम पर तोप के गोले दागे जाते थे और उसके अलावा बिगुल बजाकर जो है विद्रोह को स्टार्ट किया जाता था। और उस टाइम पे दोस्तों शस्त्रागार पर कब्जा करके और सरकारी खजाना लूट कर भी इसको स्टार्ट किया जाता था। और जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ
टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला करके और सारे रिकॉर्ड जलाकर भी स्टार्ट किया जाता था और गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स को हमले का निशाना बनाया जाता था। और हिंदुओं और मुसलमानों ने तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें भी जारी करी। तो इस तरीके से दोस्तों उस टाइम पर विद्रोह को स्टार्ट किया जाता था। एंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि संक्षिप्त में वर्णन कीजिए कि किस प्रकार अनुयायी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए अपने नेताओं पर निर्भर थे। यानी कि जो अनुयायी लोग हुआ करते थे, जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, वो किस टाइप से अंग्रेजों के विरुद्ध जब विद्रोह करते थे तो वो नेताओं को ढूंढा करते थे और उनके ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। तो दोस्तों इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि उस टाइम पे जो मेरठ के सिपाही थे, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में आकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दरख्वास्त करा था कि वो हमारे नेतृत्व को जो है संभाले। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो अनुयायी लोग थे वो नेताओं को ढूंढा करते थे ताकि वो उनके नेतृत्व जो है कर सके। उस टाइम पर दोस्तों कानपुर के अंदर जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब ने भी नेतृत्व को संभाला, झांसी की रानी ने नेतृत्व को संभाला, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह जो थे उन्होंने भी कमान को संभाला और अवध में नवाब वाजिद अली शाह ने भी लीडरशिप करी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह ना होकर अपितु किसानों, जमींदारों, आदिवासियों और शासकों का विद्रोह था, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमारे को बताना है कि 1857 का जो विद्रोह था वो सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि किसानों, जमींदारों, आदिवासियों और शासकों ने उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसानों के लिए हमारे को उदाहरण देना है कि शामल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गाँव वालों को संगठित किया था। जमींदारों के लिए उदाहरण हम दे सकते हैं कि बिहार में आरा स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। आदिवासियों के लिए हम बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के मेल आदिवासियों का नेतृत्व किया। और शासकों के लिए हमारे को एग्जाम्पल देना है कि नाना साहेब, झांसी की रानी, अवध में नवाब वाजिद अली शाह। दोस्तों 12th क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में भारतीय समाज को सुधारने के लिए कौन कौन सी नीतियों को लागू किया, वर्णन कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एकदम आपको टिप पे करके जाना है। इसके अंदर हमारे को बताना है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या नीतियां लागू करी थी भारतीय समाज को सुधारने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में। तो सबसे पहली नीति ये थी कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए उस टाइम पे। दूसरा था कि 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए गए। तीसरा था हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए गए और कन्या वध को विरोध किया गया। पश्चिम विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ा जाता था। तो ये सारी नीतियां थी जिनके द्वारा भारतीय समाज को सुधारने का काम करा गया था। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन नाम से ही पता लगता है कि हमारे को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तो दोस्तों इसके अंदर गांधी जी ने यही बात बोली थी कि किसी भी भारतीय को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके द्वारा अंग्रेजों को सहयोग मिले। तो उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो स्कूल वगैरह जाना छोड़ दें, वकीलों से कहा कि वो अदालत के अंदर जाना छोड़ दे, किसानों से बोला कि वो खेती वगैरह करना छोड़ दे अंग्रेजों के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने सारे भारतवासियों को बोला कि हमारे को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। यही था असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था। तो दोस्तों फरवरी 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड हुआ था जिसके अंदर 22 पुलिस वालों को जला के मार दिया गया था। और ये खबर जब गांधी जी को पता लगी तो उनको लगा कि भाई अब तो हिंसा हो चुकी है, और गांधी जी कभी भी हिंसा को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो इसीलिए गांधी जी ने उस टाइम पे क्या करा, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था फरवरी 1922 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स के अंदर जो है ये पूछा जाता है। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 का, उसके दो महत्व थे। सबसे पहला महत्व ये था कि उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था।
जो कि इस बात का प्रतीक था कि अब हमारे देश का नेतृत्व युवा पीढ़ी के हाथ में आ चुका है। और दूसरा बड़ा यहाँ पे बदलाव ये हुआ कि उस टाइम पे पूर्ण स्वराज की दोस्तों मांग करी गई। ये बहुत बड़ा महत्व था उसका कि उस टाइम पर पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी कि अब हमारे को अंग्रेजों से पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। और उस टाइम पर बोला गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसलिए दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने चरखे को आंदोलन के प्रतीक के रूप में क्यों चुना। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी जो थे ना, उन्होंने चरखे को आंदोलन के प्रतीक के रूप में बहुत सोच समझ के चुना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी जो थे वो आधुनिक युग के बहुत बड़े आलोचक थे, वो बुराई करा करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना ये था कि आधुनिक युग ने मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था। यानी कि मशीनों ने क्या कर लिया था, मानवों की जगह ले ली थी और मानवों का काम जो है हड़प लिया था एक तरीके से। और बहुत सारे जो इंसान थे उनका रोजगार जो है छिन चुका था। किसकी वजह से? आधुनिक युग की वजह से। इसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी ने चरखे को सपोर्ट किया। तो दोस्तों चरखा गरीबों को पूरा आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। स्वावलंबी बनाने का मतलब क्या है कि उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या करा, वहाँ पे चरखे को इस्तेमाल किया अपने प्रतीक के रूप में, आंदोलन के प्रतीक के रूप में, ताकि सारे लोग जो है चरखे को चलाना स्टार्ट करें और ये जो मशीनों वाला जो आधुनिक युग है इसकी समाप्ति की जा सके। वे प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा चरखा चलाने में बिताते थे तथा अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया कि वो भी ऐसा करें। और सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में भी मदद दी। यानी कि उस टाइम पर जो जाति व्यवस्था के अंदर बात चलती थी कि जो बड़े लोग हैं वो मानसिक श्रम करते हैं, छोटे लोग जो है शारीरिक श्रम करते हैं, तो ये दीवार जो बनी हुई थी, इस दीवार को तोड़ने का भी महात्मा गांधी ने जो है यहाँ पे काम किया, चरखे को अपने प्रतीक के रूप में चुनकर। क्वेश्चन है हमारा कि उन प्रमुख घटनाओं की विवेचना कीजिए जिनके फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए इस आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो हमारे को भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है कि उसकी विशेषता क्या थी, वो चालू क्यों हुआ और महात्मा गांधी ने उसके अंदर कैसा रोल प्ले किया। दोस्तों इसके चालू होने के 3 कारण थे। सबसे पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया था तो उसी के बाद महात्मा गांधी ने ये तीसरा बड़ा आंदोलन चालू करने का फैसला लिया था और अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन का अंग्रेज भारत छोड़ो का नाम जो है दोस्तों दिया गया था। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण था कि जापान का भारत में प्रवेश। उस टाइम पे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्ति जापान के भारत में प्रवेश से भारतीय नाराज थे, क्योंकि ब्रिटेन ने भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए जो है उस टाइम पे मजबूर किया था। तो उस टाइम पे लोग जो है परेशान हो चुके थे इंडिया के, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हमारे को जो है एक बड़ा आंदोलन जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हार जब हुई थी तो ये तीसरा कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हार के कारण भारतीय ब्रिटिश शासन का खात्मा चाहते थे और वो इस कारण भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में आग की तरह फैल गया था। तो ये 3 कारण थे दोस्तों। उसके अलावा इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी 2 विशेषताएं हैं कि इसमें युवाओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था और युवाओं ने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता भी अपनाया था। अगर हम गांधी जी की भूमिका की बात करें दोस्तों तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उनको फौरन लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन जो है बाद में चलाते रहे थे। तो ये हमने बात करी भारत छोड़ो आंदोलन की, ये यहाँ पर गांधी जी का रोल था और ये 3 कारण थे इसके चालू होने के और ये सारी इसकी विशेषताएं थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से संविधान के निर्माण से। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे और कांग्रेस नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा के अंदर 300 सदस्य थे और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर 6 सदस्य बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों यहाँ पर 6 सदस्यों के अंदर 3 सदस्य जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों का प्रारूप लिखे, कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है दोस्तों निभाई थी। और दोस्तों उसके अलावा जो राजेंद्र
राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से दोस्तों इन तीनों ने कांग्रेस का बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व किया संविधान सभा के अंदर, और टोटल सदस्य कितने थे? 300। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही थी। सोमनाथ लाहिड़ी के इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये कथन जो है सोमनाथ लाहिड़ी ने बोला है और हमारे को इसी की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सोमनाथ लाहिड़ी जी ने बोला है यहाँ पे कि आंतरिक सरकार लंदन में स्थित ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में काम कर रही थी। यानी कि जब भी संविधान सभा बन रही थी, काम चल रहा था, तो वो सारा काम जो है ब्रिटिश सरकार की देख रेख के अंदर ही हो रहा था। और 1946 से 47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। यानी कि ये बात दर्शा रही है कि जितना भी संविधान सभा का काम जो है चल रहा था वो सारा काम जो है अंग्रेजों के अंडर में ही हो रहा था। और संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम जो है कर रही है। इस तरीके से लाहिड़ी जी ने जो है ये सारी बातों को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में प्रत्येक निर्वाचिका के पक्ष में दिए गए बयानों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों 27 अगस्त 1947 में मद्रास के बी पोकर बहादुर ने संविधान सभा में प्रत्येक निर्वाचिका के पक्ष में जोरदार भाषण दिया था। दोस्तों प्रत्येक निर्वाचिका का मतलब ये होता है कि किसी एक क्षेत्र के अंदर पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि उस क्षेत्र के अंदर कौन से संप्रदाय का व्यक्ति जो है खड़ा हो सकता है, यानी कि कौन सा व्यक्ति जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे कि पहले अगर एग्जाम्पल डिसाइड कर दिया गया कि वहां से जो है एक मुसलमान व्यक्ति जो है वो ही प्रतिनिधित्व करेगा, तो उस मुसलमान व्यक्ति को सिर्फ मुस्लिम लोग ही जो है वोट डाल सकते हैं। ये मतलब होता है प्रत्येक निर्वाचिका का। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बी पोकर बहादुर ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था प्रत्येक निर्वाचिका के पक्ष में। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक जो है हर जगह होते हैं और हम उन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते। उनका मानना था कि एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की हमारे को आवश्यकता है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदाय के बीच मतभेद कम हो सके, और देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। ये मानना था बी पोकर बहादुर का। उनका ये भी कहना था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते और ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक निर्वाचिका जो है सबसे बढ़िया जो है तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनजी रंगा द्वारा अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या किस प्रकार की गई और उन्होंने देश में व्याप्त किस विशाल खाई की ओर संकेत किया। तो दोस्तों एनजी रंगा ने अल्पसंख्यकों के बारे में क्या क्या बातें बोली है ये बताना है। तो दोस्तों एनजी रंगा जो है किसान आंदोलन के नेता हैं और समाजवादी विचारों वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर करी है, यानी कि उन्होंने सीधा सीधा ये बात बोली है कि हमारे को अल्पसंख्यक उन व्यक्तियों को नहीं बोलना है जो किसी अल्पसंख्यक संप्रदाय से, अल्पसंख्यक भाषा से या अल्पसंख्यक धर्म से बिलोंग करते हैं, बल्कि हमारे को अल्पसंख्यक व्यक्ति उनको बोलना है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। चाहे वो किसी एक बहुसंख्यक संप्रदाय से, एक बहुसंख्यक भाषा से बिलोंग करता हो, अगर उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसकी गणना अल्पसंख्यकों के अंदर करी जाएगी। ये बात बोली थी एनजी रंगा ने। और दोस्तों एनजी रंगा ने एक और लाइन कही थी कि अल्पसंख्यकों को सहारे की जरूरत है और उनको एक सीढ़ी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में राष्ट्र की भाषा पर क्या प्रश्न उठे तथा इन्हें हल करने का क्या रास्ता निकाला गया। तो दोस्तों संविधान सभा में राष्ट्र की भाषा का जब मुद्दा आया था तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न उठाए गए थे, बहसबाजी करी गई थी। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई तथा कई बार काफ़ी तनातनी भी पैदा हो जाती थी। 30 के दशक में कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर जोर दिया था, जो कि हिंदी और उर्दू के मेल से बनी थी, और इसी पर जो है गांधी जी की भी सहमति थी। यानी कि कांग्रेस ने क्या बोला था कि हमारे को हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनानी चाहिए, और हिंदुस्तानी किसके मेल से बनी थी? हिंदी और उर्दू के मेल से बनी थी। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे आर.वी. धुलेकर जैसे लोग भी थे जो कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे थे। वो चाहते थे कि हिंदी ही जो है राष्ट्रीय भाषा बने। तो उस टाइम पे जो समिति बनाई गई थी, समिति का सुझाव ये था कि अभी जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए बहुत टाइम
लगेगा और तब तक जो है हर एक राज्य की क्षेत्रीय भाषा जो है वो हो सकती है और ऑफिशियली जो है हम इंग्लिश को जो है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ तथा ये चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित थी। तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के सदस्य तथा रियासतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था और इन सभी को मिलाकर संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे। और संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी दोस्तों प्रभावित हुआ करती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपती थी तथा सभी प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस होती थी। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर की भूमिका क्या थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और B.R. अम्बेडकर की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे संविधान सभा के अंदर। और B.R. अम्बेडकर कांग्रेस के प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री तथा सभा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी दोस्तों जो है चुना गया था और उनके पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की भी जिम्मेदारी थी। तो इस तरीके से B.R. अम्बेडकर जो है उनका बहुत बड़ा रोल था संविधान सभा के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी थर्ड बुक जो है हिस्ट्री की कंप्लीट होती है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर इसी वीडियो से आने वाले हैं। अगर आपने लास्ट तक हमारे वीडियो को वॉच किया है तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा अब एग्जाम के अंदर जो है होने वाला है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टी।